डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 15 बोहर मॉडल चल रहा है अपना। बोहर मॉडल के अंदर अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स लास्ट क्लास के अंदर देखा था। आज से अपन स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल के अंदर स्पेक्ट्रम। अब बोहर मॉडल को आगे समझने के लिए, बोहर मॉडल ने और क्या क्या बताया एटम के बारे में, उसको समझने के लिए अपन सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको देखते हैं। स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या है? किसी भी सिस्टम के द्वारा हीटिंग के दौरान एब्जॉर्ब की गई रेडिएशंस या कूलिंग के दौरान एमिटेड की गई रेडिएशंस की जानकारी उस सिस्टम का स्पेक्ट्रा कहलाता है। द नॉलेज ऑफ रेडिएशंस emitted or absorbed by any system during cooling or heating respectively is called its spectrum। हिंदी मीडियम में लिख लें, किसी भी तंत्र के द्वारा, किसी भी निकाय के द्वारा उत्सर्ग, किसी भी तंत्र अथवा निकाय के द्वारा ठंडे होने अथवा गर्म होने के दौरान क्रमशः उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों की जानकारी उस निकाय या उस तंत्र का स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये कितने टाइप का होता है? स्पेक्ट्रम को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो सीधा सा सिंपल सा हो गया कि अगर जो सिस्टम है वो कूल हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर वो हीट हो रहा है, अगर उसकी हीटिंग हो रही है तो वो हाई टेम्परेचर पर जा रहा है, लो से हाई टेम्परेचर पर जा रहा है तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। तो इस बेस पर कि रेडिएशन एमिट हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, इस बेस पर स्पेक्ट्रा दो तरह का हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वाला तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है कि लाइन स्पेक्ट्रा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, किसी भी स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ए, पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इस बेस पर स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, हिंदी में बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, एंड लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम, हिंदी में बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कब होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब होता है? जब कोई सिस्टम कूलिंग के दौरान सभी टाइप की रेडिएशन एमिट कर सकता है या हीटिंग के दौरान सभी टाइप की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसके स्पेक्ट्रम के अंदर जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हम उन एमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशंस की जानकारी लेंगे तो हमें सभी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हुई मिलेगी और सभी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हुई मिलेगी हीटिंग के दौरान। तो हम बोल देंगे इसके स्पेक्ट्रम के अंदर सारी रेडिएशंस मिल रही है, कंटिन्यूअसली मिल रही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। व्हेन सिस्टम एमिट्स और एब्जॉर्ब्स all types of radiations during cooling or heating respectively, then its spectrum is called continuous spectrum। करिए, फॉर एग्जाम्पल सोलर स्पेक्ट्रम।
सोलर स्पेक्ट्रम, जो सूर्य का स्पेक्ट्रम है, सन का स्पेक्ट्रम ऑफ सन है, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। सन रेडिएशन एमिट कर रहा है और वो सारी टाइप की रेडिएशन एमिट कर रहा है। सन से जो है वो कॉस्मिक रेज भी एमिट हो रही है, सभी टाइप की गामा रेज भी एमिट हो रही है, एक्स रेज भी एमिट हो रही है, यूवी रेज भी एमिट हो रही है, विजिबल रेज भी जो हमें दिखाई देती है, इंफ्रारेड वेव्स भी एमिट हो रही है, माइक्रोवेव्स भी हो रही है, रेडियो वेव्स भी हो रही है। ऑल टाइप ऑफ रेडियो वेव्स, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स एमिट हो रही है। इट मीन्स जो सन का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसी में दूसरा एग्जांपल आता है स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। जो मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंस है उनको जब आप एनर्जी दोगे हीटिंग के दौरान तो वो सारी टाइप की रेडिएशंस ले लेंगे, और जो जब आप इनको, क्योंकि उन एनर्जी को लेकर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये, चाहे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो चाहे वो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है, दूसरा डायटोमिक या ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल उसी सब्सटेंस का, आप उसको रेडिएशन दे रहे हो। रेडिएशन लेकर के क्या होगा, इन सब की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सारे उस कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हीटिंग होगा, और वो उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में सारी रेडिएशन ले लेगा। उसको आप माइक्रोवेव दोगे तो भी वो ले लेगा, इंफ्रारेड वेव दे दोगे तो भी ले लेगा, यूवी रेज दे दोगे, किसी को मना नहीं करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई साहब अभी इतनी है, बाद में इतनी होगी, इससे जस्ट इसके बाद जस्ट ये वैल्यू होगी। Molecule can have any value of kinetic energy, so any molecule can absorb any amount of energy, any amount of energy. So जो molecular substance during heating can absorb all types of radiations, so their absorption spectrum is continuous as well as their emission spectrum. जब उस molecular substance को वापस cool down करोगे तो वो अपनी kinetic energy कम करते हुए वापस radiations को जो है वो एब्जॉर्ब जो है ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होता है, तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब वापस ठंडा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों कम होती हुई वो कूल डाउन होगा, तो उस समय वो सारी टाइप की रेडिएशंस जो है वो एमिट करेगा। क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को एनर्जी देके उनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके उनके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर ले जाके उनकी पोटेंशियल एनर्जी और उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ाते हैं, तो उस बढ़ाने में या उस घटाने में ठंडा होने के दौरान वापस उल्टा होता है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि साहब इतनी एनर्जीज ही हो सकती है, ये एनर्जी वैल्यूज हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए कोई भी वैल्यू एब्जॉर्ब या एमिट किया जा सकता है, इसलिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा, चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम, व्हेन सिस्टम एमिट्स और एब्जॉर्ब्स some certain types of radiations during cooling or heating respectively, then its spectrum is called line spectrum. समझ में आएगी बात अच्छी तरह से। जब कोई सिस्टम कूलिंग या हीटिंग के दौरान कुछ सेलेक्टेड रेडिएशन ही एमिट या एब्जॉर्ब करता है तो हम कहते हैं कि वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, क्योंकि उसमें कुछ सर्टेन लाइन सी मिलती है। एमिशन स्पेक्ट्रा हो तो भी सर्टेन लाइन सी मिलती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो तो भी कुछ सर्टेन सेलेक्टेड लाइन सी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सिस्टम लाइन स्पेक्ट्रम देता है तो उसको देख के साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि जब इस सिस्टम को हम हीट कर रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, तो इसके अंदर इस सिस्टम में जो कंपोनेंट उन रेडिएशंस को ले रहा है उसकी खुद की एनर्जी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। उसकी एनर्जी की खुद की एनर्जी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अगर सारी वैल्यूज खुद की पॉसिबल होती, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी रेडिएशंस लेने वाले कंपोनेंट्स जो एनर्जी रेडिएशंस को लेने का काम करेंगे उनकी खुद की सारी एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल होती तो वो सारी टाइप की रेडिएशन ले लेते।
उनकी खुद की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल है। वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे अभी होंगे, जब हम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम रेडिएशन देना स्टार्ट करेंगे उससे पहले, फिर उसके हम रेडिएशन देंगे तो वो एक अलग एनर्जी लेवल पर जाएंगे। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे। तो वो कहेंगे कि भाई अभी हम इवन एनर्जी लेवल पर है, हमारी जो नेक्स्ट पॉसिबल हायर एनर्जी लेवल है वो दैट इज E2। इस E1 से E2 के बीच में हम कोई दूसरा एनर्जी लेवल नहीं रख सकते, कोई दूसरा एनर्जी वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमें वही रेडिएशन दो जो हमें इस E1 से सीधा E2 तक पहुंचा दे या E3 तक पहुंचा दे। फिर एक हमारा तीसरा एनर्जी लेवल है E3, फिर हमारा एक चौथा एनर्जी लेवल है E4, फिर हमारा एक पांचवा एनर्जी लेवल है E5। हम हर कोई एनर्जी वैल्यू नहीं रह सकते। हमारे को नेचर ने बाउंड कर रखा है कि भैया मिस्टर तुम जो है या तो ये E1 एनर्जी वैल्यू रखो, उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट E2 एनर्जी वैल्यू ये होगी, नेक्स्ट E3 एनर्जी वैल्यू ये होगी, नेक्स्ट E4 एनर्जी वैल्यू ये होगी। इसलिए हम E1 में हैं तो आप हमें ऐसी रेडिएशन दो जो हमें या तो नेक्स्ट पॉसिबल E2 पर पहुंचा दे, या नेक्स्ट पॉसिबल E3 पे पहुंचा दे, या नेक्स्ट पॉसिबल E4 पे पहुंचा दे। तो हम वो E1 E2 के डिफरेंस वाली रेडिएशन लेंगे, या E1 और E3 के डिफरेंस वाली रेडिएशन लेंगे, या E1 और E4 के डिफरेंस वाली रेडिएशन लेंगे, और हम कोई दूसरी रेडिएशन नहीं लेंगे। तो जब लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है किसी सिस्टम का तो साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि इस सिस्टम में रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करने वाले कंपोनेंट की वाले घटक की खुद की सारी एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कुछ सेलेक्टेड एनर्जी वैल्यूज ही पॉसिबल है। इसलिए वो उस एनर्जी लेवल से उन सेलेक्टेड एनर्जी लेवल्स तक जाने के लिए कुछ सेलेक्टेड रेडिएशन ही एब्जॉर्ब करता है एंड कूलिंग के दौरान वाइस वर्सा उन्हीं को एमिट करता है। क्लियर? तो लाइन स्पेक्ट्रा, और लाइन स्पेक्ट्रा कौन देते हैं? एटम्स देते हैं। जब हम किसी सब्सटेंस को मॉलिक्यूल्स लेवल से तोड़ देते हैं, उसके मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी देते हैं कि उसको जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है बढ़ाते हुए, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हुए वो एटॉमिक लेवल पे टूट जाता है। फिर उसके अंदर उस चैम्बर में, उस कंटेनर के अंदर उस सब्सटेंस के अलग एटम्स भरे पड़े हैं, एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के, और फिर हम उन एटम्स को रेडिएशन देना चालू करते हैं। तो एटम्स अपनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में एटॉमिक लेवल पर सब्सटेंस को तोड़ने के बाद उसे दी जाने वाली रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें एटम के अंदर न्यूक्ली के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर करके एक्साइटेड स्टेट में, पहले वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जब रूम टेम्परेचर पर है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर सब्सटेंस, तो उसके अंदर एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और फिर वो रेडिएशंस ले लेकर के अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो उन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वो फिक्स है। तो इसलिए वो उन्हीं रेडिएशंस को लेते हैं जो एक ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरी ग्राउंड स्टेट से किसी एक एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा देवे। That's why atoms give line spectrum, because when we give energy radiations to atom, that energy is absorbed by the electrons and they goes into, they transit into excited states, and the electron revolving in atom around nuclei cannot have all the values of energies, cannot have all the it can have some certain selected energy levels, some selected orbits, because it can revolve in some certain orbits. तो इसलिए क्या होता है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। क्लियर अच्छी तरह से? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और एटॉमिक सब्सटेंस, और एटॉमिक सब्सटेंस परमाणुओं या परमाणुीय पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। एक स्टार नोट डाल लेना इसमें कि व्हेन वी गिव एनर्जी रेडिएशंस टू an atomic substance or to atoms, then those radiations are absorbed by the electrons of those atoms. क्लियर? जब हम किसी पदार्थ को, परमाणु को या परमाणुीय पदार्थ को विकिरणें देते हैं, ऊर्जा विकिरणें देते हैं, तो वो ऊर्जा विकिरणें उन परमाणुओं के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित की जाती है। ये इसमें नोट डाल दीजिएगा एक अच्छी तरह से। तो इस तरह से सेंट्रिन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन स्पेक्ट्रम देखते ही सारे साइंटिस्ट समझ गए थे कि एटम के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड मॉडल में माना गया था उसकी सारी एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और बोहर ने उन एनर्जी लेवल्स को पहचाना, और कम से कम मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस का तो पहचान ही लिया, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई स्पेक्ट्रम में ये रेडिएशन मिल रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इसका मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट ये, स्टैटिक्स लगाई उन्होंने और फॉर्मूलाज डिराइव किए,
और उन्होंने कहा कि इसका मतलब इस एटम के अंदर जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन है उनकी ये एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल है। मिनिमम एनर्जी वैल्यू पॉसिबल ये है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू मिनिमम एनर्जी वैल्यू हो गई। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट्स की ये वैल्यूज है। और फिर उन्होंने अलग अलग हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, Li+2 के लिए, H2+ के लिए जब उन स्पेक्ट्रास को देख देख करके उन एनर्जी लेवल्स का अंदाजा लगाया तो उन्होंने पाया कि वो जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी आ रही है वो एक सर्टेन फॉर्मूला को फॉलो करती हुई आ रही है। और उस फॉर्मूला को हमें बता दिया जो हम जानते हैं, E = -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरह से जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, दो तरह का स्पेक्ट्रा होता है। और एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं आपको पूरा अच्छी तरह से मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम का जो अगला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। क्या ये उसके बेस पर हम स्पेक्ट्रम को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बोलेंगे? व्हेन सिस्टम इज emitting radiation, when system is emitting radiation, then it is called, then its spectrum is called एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां क्या बोल देंगे? व्हेन सिस्टम is absorbing radiations, then its spectrum is called absorption spectrum। ठीक है, इस समय जब सिस्टम रेडिएशन एमिट कर रहा होता है वो कूल डाउन हो रहा होता है। सिस्टम इज कूलिंग ड्यूरिंग दिस, कूलिंग डाउन ड्यूरिंग दिस, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। वो रेडिएशन एमिट कर करके अपनी एनर्जी, जो भी कंपोनेंट एनर्जी को लेने देने का काम कर रहा है, वो अपनी एनर्जी कम कर रहा होता है। कूलिंग डाउन हो रहा होता है सिस्टम। इसमें सिस्टम इज हीटिंग अप ड्यूरिंग दिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रा भी, क्योंकि एटम के स्पेक्ट्रा की बात करेंगे जो कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा के रूप में। हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले रहे हैं, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है, वापस वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और ग्राउंड स्टेट में आते हुए वो हमें एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट, उससे लोअर ग्राउंड स्टेट में आते हुए हमें रेडिएशन दे रहा है। तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा होगा जब वो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, कूल डाउन हो रहा होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रा के रूप में अगर हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में मिले तो क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रा जो एमिशन स्पेक्ट्रा के रूप में मिले, जो लाइंस हैं वो तो मिलेगी ब्राइट, और जो बैकग्राउंड है वो होगा डार्क। इन दिस लाइंस आर ब्राइट। जो हमें स्पेक्ट्रम के अंदर जो ब्राइट पार्ट मिलेगा वो तो एमिटेड रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड बैकग्राउंड इज डार्क। वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसका जो बैकग्राउंड है, डार्क पार्ट है, वो बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भैया ये रेडिएशंस जो है ना वो एमिट नहीं हुई है, और ये जो रेडिएशन एमिट हुई है, जो एमिटेड रेडिएशंस है वो वहां ब्राइट लाइन के रूप में हमें पर्दे पर, स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल रही होगी। सो लाइंस आर ब्राइट एंड बैकग्राउंड इज डार्क। जबकि इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा।
इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। इन दिस लाइन्स आर डार्क while background is bright। जो ब्राइट पार्ट है ना वो बैकग्राउंड को दर्शा रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस डस्टर का जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना चाहता हूं और ये डस्टर मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रा देता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, और एमिशन में भी लाइन स्पेक्ट्रा देता है। तो मैं क्या करूंगा कि इस मान लीजिए डस्टर जो है वो रेडिएशंस को अपने में से पास आउट होने दे रहा है, या मान लीजिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पर एक सोलर बीम जिसके अंदर सन रेज की एक बीम इस पे डालूंगा। सन रेज के अंदर तो कॉस्मिक रेज भी है, गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, यूवी रेज भी है, विजिबल रेज भी है, इंफ्रारेड वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है, सारे टाइप की रेडियो वेव्स भी है। तो उसको मैं एक किसी लेंस से, है ना, कॉन्वेक्स लेंस से उसको मैं फोकस्ड करके और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगा एक बीम के रूप में, जैसे लेजर बीम होती है ना उसके रूप में डालूंगा। ठीक है, अब जितना इसको एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्ब कर देगा, है ना। ये मान लीजिए इस तरह का कोई सब्सटेंस है, मिरर की तरह का कोई सब्सटेंस है जो कि वापस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैं इस पे डालूंगा, रेडिएशन जाएगी, जिस जिन रेडिएशन को इसको एब्जॉर्ब करना है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आएगी, मैं इसके रास्ते में देख लूंगा बीम कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके रास्ते में प्रिज्म रख दूंगा। तो प्रिज्म क्या करेगा, उन वापस रिफ्लेक्टेड रेज को वापस अलग अलग प्रिज्म जो है वो रिफ्रैक्शन से अलग अलग जगह पे उसको डिवाइड कर देगा, और उस डिवाइडेड बीम्स को मैं क्या करूंगा, उस डिवाइडेड होने के बाद प्रिज्म से पास आउट होने के बाद उसके आगे मैं वहां फोटोग्राफी प्लेट रख दूंगा। तो फोटोग्राफी प्लेट पे वो रेडिएशंस आगे गिरेंगी, तो जो जो रेडिएशंस वापस आ गई उसको तो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, वहां तो ब्राइट पार्ट हो जाएगा। और जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर ली, यहां से हमने भेजी थी बट यहां पहुंची नहीं वापस क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर ली, उन जगह डार्क लाइन्स आ जाएगी। तो जो डार्क लाइन्स है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्राइट पार्ट है वो स्क्रीन का जो ब्राइट पार्ट है, फोटोग्राफ प्लेट का जो ब्राइट पार्ट है वो बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? सो इन दिस लाइन्स आर डार्क व्हाइल बैकग्राउंड इज ब्राइट। तो ये मैंने आपको समझाया एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा, इसके अंदर एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पहले जो हमने देखा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, इसके बीच की एक चीज और मिलती है, बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रम ये क्या होता है, ध्यान से देखना। वैसे बैंड स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही रखते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर रखते हैं। कई बार क्या होता है कि कई सिस्टम जो है ना वो इस तरह से लगातार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं देंगे कि भाई सारी रेडिएशन से मिल जाए, नहीं देंगे। वो उसको सर्टेन रेडिएशंस कर दे देंगे पूरा टाइप, फिर बीच में कुछ रेडिएशन मिसिंग हो जाएगी, फिर कुछ रेडिएशंस मिल जाएंगी, फिर कुछ टाइप की रेडिएशन मिल जाएगी, फिर बीच में कुछ रेडिएशन मिसिंग हो गई। इस तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में बीच बीच में उस सिस्टम के द्वारा मिलने वाले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो चाहे वो इमिशन स्पेक्ट्रा हो, उसके अंदर मिलने वाले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में बीच बीच में कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन मिसिंग हो, कुछ टाइप की रेडिएशन मिसिंग हो, और फिर कुछ देर तक लगातार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिले, फिर कुछ पार्ट बीच में मिसिंग हो, तो हम बोल देंगे ये ना तो पूरा कंप्लीट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है, ये बैंड स्पेक्ट्रा है। ये ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है जिसमें सारी रेडिएशंस नहीं मिलके कुछ रेडिएशंस के बैंड मिलते हैं। यहां से यहां तक रेडिएशन मिल गई, फिर यहां से यहां तक मिल गई, फिर यहां से यहां तक मिल गई, इस तरह बैंड मिल जाते हैं। तो इसको हम बैंड स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा एक्चुअली बैंड स्पेक्ट्रा होते हैं। मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो पूरा परफेक्टली कंटिन्यूअस नहीं होता, सन वाले स्पेक्ट्रम की तरह, सोलर स्पेक्ट्रम की तरह पूरा कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि वो बैंड स्पेक्ट्रा होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहां से यहां तक के कुछ एनर्जी देते हैं, यहां से मॉलिक्यूल्स ऐसा क्यों करते हैं, ये आगे की जो चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरीज में आप लोग पढ़ोगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपको यूं पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स कैसा स्पेक्ट्रम देते हैं, कंटिन्यूअस, बैंड, लाइन स्पेक्ट्रम, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसा ऑप्शन दिया तो आप बैंड स्पेक्ट्रम करोगे। लेकिन अगर बैंड स्पेक्ट्रम दिया हुआ ही नहीं है ऑप्शन में कि मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं, बोथ देते हैं, नन देते हैं, तो आप कंटिन्यूअस करोगे, क्योंकि बैंड एक टाइप का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही है। चलिए अच्छी तरह से। और एटम्स क्या देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं।
वैसे एक चीज और आपको मैं डीप बता दूं, बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा हायर लेवल की बात है, ध्यान से समझिएगा कि ना तो कोई स्पेक्ट्रम किसी सिस्टम का परफेक्टली कंटिन्यूअस है, 100% कंटिन्यूअस है, इवन सन का भी नहीं है, सन का भी नहीं है। सन के स्पेक्ट्रम में भी कुछ लाइंस, बहुत थोड़ी सी लाइंस मिसिंग होती है, जो साइंटिस्ट फ्रॉनहोफर ने पता लगाई थी, और उनको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। क्योंकि क्या होता है कि सन का जो मिडिल पार्ट है ना वो ज्यादा गर्म है, और जो सन का जो पेरीफेरी पार्ट है, सन का जो मिडिल भाग है वो ज्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर 10⁶ केल्विन रेंज में, और जो साइड वाला पेरीफेरी पार्ट है सन का भी, वो थोड़ा ठंडा है। जो मेन न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन चल रही है सन के अंदर, जिसकी वजह से सन इतना गर्म है, उसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल के हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और उस न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर मास लॉस होता है, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर वैसे ऐसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं सन के सेंट्रल पार्ट में, और उसकी वजह से जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो पेरीफेरी पार्ट है वो इतना गर्म नहीं है, वो 6000 केल्विन के आसपास का है सन का। बीच वाला पार्ट है वो 10⁶ 1 मिलियन केल्विन के आसपास का है, ये वाला पार्ट 6000 केल्विन के आसपास का है। तो ये इतना ज्यादा गर्म है कि इसके द्वारा जितनी रेडिएशन एमिट होती है वो सारी अर्थ तक या प्लैनेट्स तक नहीं पहुंच पाती। कुछ रेडिएशन, ये ठंडा पार्ट जो इसके रेस्पेक्ट में ठंडा है, वैसे तो ठंडा आएगा 6000 केल्विन है ना, बहुत गर्म है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ठंडा पार्ट है, वो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। पेरीफेरी पार्ट जिन रेडिएशंस को, कुछ कॉस्मिक रेज को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एक्स रेज को, कुछ गामा रेज को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पर सन के स्पेक्ट्रम में भी, सन के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में भी बाकी सब जगह ठीक है, और वहां पर एक डार्क लाइन मिल जाती है बीच में। तो पूरा कंटिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में डार्क लाइंस मिलती रहती है। वो डार्क लाइंस वो है जो इसने तो एमिट की, लेकिन इसने वापस एब्जॉर्ब कर ली, है ना। इसकी चमक इतनी ज्यादा है कि इसके सामने ये फीका है। तो ज्यादातर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है, इसी पार्ट का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो वापस कुछ एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, और ये पार्ट जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाती, उनकी जगह डार्क लाइंस मिलती है, जिनको फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं। और उन फ्रॉनहोफर लाइंस की वजह से सोलर स्पेक्ट्रम भी, सन का स्पेक्ट्रम भी 100% कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, उतना बैंड स्पेक्ट्रम भी नहीं है मॉलिक्यूल की तरह, कितनी सारी, इसमें तो बहुत सारी रेडिएशन बीच में एब्सेंट है। ये जो ब्लैंक पार्ट है, ये एब्सेंट रेडिएशन को बता रहा है, ठीक है ना। यहां पर केवल कुछ सर्टेन लाइन्स ही एब्सेंट होती है, तो 99.99% कंटिन्यूअस है, लेकिन 100% नहीं है। और ये बैंड स्पेक्ट्रम है, यहाँ काफी ज्यादा बहुत सारी लाइन्स एब्सेंट होती है। इसी तरह से एक बात और विशेष रूप से ध्यान देना कि कोई भी स्पेक्ट्रम 100% लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं है, जैसे एटम का कोई भी स्पेक्ट्रम। एटम में भी हम आगे देखेंगे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट लाइन स्पेक्ट्रम है। एटम्स के अंदर भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। फर्स्ट और सेकंड के बीच जितना डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच उतना डिफरेंस नहीं है, थर्ड और फोर्थ के बीच उतना नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच उतना नहीं है। तो जो नेक्स्ट जो एनर्जी के हिसाब से देखें तो एनर्जी इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, और सेम नहीं होता। जो डिफरेंस यहाँ है वो डिफरेंस यहाँ नहीं है, वो यहाँ डिफरेंस नहीं है ना। तो अच्छा, कोई भी दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस सेम नहीं रहता। किसी भी एटम के अंदर किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस आपस में सेम नहीं है। इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है, इससे इसके बीच का डिफरेंस अलग है, इससे इसके बीच का डिफरेंस और ही अलग है ना। तो सारे डिफरेंसेस जो है वो आपस में अलग अलग है, लेकिन धीरे धीरे इतने नजदीक आ जाते हैं एनर्जी लेवल्स, और जो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होता है वो यहीं कहीं होगा। और इसके बीच में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फिफ्थ और ये इनफाइनाइट के बीच में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल आ गए। सिक्स्थ भी यहीं आ गया, सेवेंथ भी यहीं आ गया, एट्थ भी यहीं आ गया, नाइन्थ भी यहीं आ गया, 10th भी यहीं आ गया, 100th एनर्जी लेवल भी यहीं आ गया, 1000th एनर्जी लेवल भी यहीं आ गया, और बहुत पास आता जा रहा है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं एटम्स को एनर्जी रेडिएशन दे करके, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, तो कुछ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कुछ में यहाँ गया, तो ये अलग रेडिएशन मिली, एब्जॉर्ब हुई, ये अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन में लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। कुछ में इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कुछ में यहाँ गया,
कुछ में सिक्स्थ में। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट से सेकंड में गया वो एक बहुत अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट से थर्ड में गया वो अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट से फोर्थ में गया वो अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट से फिफ्थ में गया, फर्स्ट से सिक्स्थ में गया। अब देखिए फर्स्ट और 10th में गया, फर्स्ट और 11th में गया, तो फर्स्ट और 10th और फर्स्ट से 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 10 और 11 की खुद की एनर्जी बहुत पास पास आ गई है। तो फर्स्ट और 10 का डिफरेंस और फर्स्ट को 11 का डिफरेंस और फर्स्ट और 12 का डिफरेंस, फर्स्ट और 13 का डिफरेंस वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए वो रेडिएशन फिर पास पास मिलनी चालू हो जाती है बहुत। तो हम हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा में देखेंगे कि हर सीरीज मिलती है ऐसे स्पेक्ट्रम के अंदर, अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो लाइन स्पेक्ट्रा मिलते 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 फिर बाद में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चालू हो जाता है थोड़ा सा, जो उन हायर एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के बहुत पास पास होने को रिप्रेजेंट करता है। तो एटम्स में भी क्या होता है कि कुछ लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, फिर थोड़ा सा पार्ट लास्ट में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की तरह मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि जो आगे वाले एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत क्लोजर है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इसलिए ग्राउंड स्टेट से जब उन क्लोज एनर्जी वाले रेडिएशन लेवल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, कि जब फर्स्ट से 15th में जाए और फर्स्ट से 16th में जाए और फर्स्ट से 17th में जाए, तो जो तीन रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, फर्स्ट से 15 वाली, फर्स्ट से 16 वाली, फर्स्ट से 17 वाली, वो तीनों अलग अलग होगी बट बहुत पास पास होगी स्पेक्ट्रम के अंदर, लगभग वो कंटिन्यूस की तरह दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा में भी बहुत पास पास एनर्जी लेवल्स मिलने चालू होने की वजह से कंटिन्यूस पार्ट मिलना चालू हो जाता है, और सन का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी पूरी तरह से कंटिन्यूस नहीं है, यानी ना तो कोई 100% कंटिन्यूस है, ना कोई 100% लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन सन का ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, एटम्स का ऑलमोस्ट लाइन स्पेक्ट्रम है, और मॉलिक्यूल का कंटिन्यूस है लेकिन वो बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में है। इतना आपको स्पेक्ट्रम के बारे में ध्यान रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्पेक्ट्रम के अंदर पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो आप लोग देख ही चुके हो पहले एक बार, फिर वापस रिवाइज कर लेते हैं। संपूर्ण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, सारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कंप्लीट स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी वाली कॉस्मिक रेज मिलती है, फिर गामा रेज मिलती है, फिर उसके बाद में एक्स रेज मिलती है। बहुत दिनों तक इनकी नेचर समझी नहीं जा सकी थी, इसलिए इनको एक्स रेज कह दिया था। फिर उसके बाद में यूवी रेज मिलती हैं, फिर उसके बाद में विजिबल रेज मिलती हैं जो 7 टाइप की मानी जाती है बेसिकली। विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके बाद में माइक्रोवेव्स मिलती हैं, सूक्ष्म तरंगे, और उसके बाद में लास्ट में रेडियो वेव्स मिलती हैं। इतने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। माइक्रोवेव्स भी खूब टाइप की होती है, रेडियो वेव्स भी खूब सारी टाइप की होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली। इधर से इधर चलते हैं अपन, इधर से इधर चलते हैं तो जानते हो आप लोग, याद होगा आपको, फ्रीक्वेंसी घटता है ना, वेव नंबर घटता है, वेव लेंथ बढ़ता है, और 1 क्वांटम का एनर्जी घटता है। अपन सभी जानते हैं 1 क्वांटम का एनर्जी जो है, 1 क्वांटम का एनर्जी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ से कैसे कोरिलेटेड होता है। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम ऑफ एनी रेडिएशन, प्लैंक के अकॉर्डिंग रेडिएशंस कंटिन्यूस वेव नहीं है, वो क्वांटाज की बनी है, वो एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स की बनी है, फोटोन्स की बनी है। एक क्वांटम की, किसी भी रेडिएशन के एक क्वांटम का एनर्जी h न्यू हो जाएगा, या hc/λ हो जाएगा, या hc न्यू बार हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होता है c/λ, फ्रीक्वेंसी होता है c न्यू बार, और न्यू बार होता है 1/λ। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज c, दैट इज कांस्टेंट, इसलिए c बोलते हैं उसको, v की जगह c बोल देते हैं। और एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम ऑफ दैट रेडिएशन, h प्लैंक कांस्टेंट। इसके खूब सारे न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व भी कर चुके हैं पहले। ये होता है स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत। ये स्पेक्ट्रम के 2 टाइप हो गए। अब रदरफोर्ड मॉडल आने तक लोगों ने एटम्स के, अलग अलग एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम लेने चालू कर दिए थे, और इन लाइन स्पेक्ट्रम को समझाते हुए बोर ने अपना मॉडल दिया था। और सबसे लाइन स्पेक्ट्रम जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसको एक्सप्लेन किया बोर मॉडल ने, वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ H, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइंस मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, किस तरह मिल रही थी, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक ग्राफ के रूप में, एनर्जी ग्राफ के रूप में सारे एनर्जी लेवल्स को बनाऊं, मान लीजिए ये एच एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये एच एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसका सेकेंड ऑर्बिट है, एच एटम का सेकेंड ऑर्बिट है, क्लियर है ना। मैं ग्राफ पेपर में यहां वाई एक्सिस पर एनर्जी लेके बैठ रहा हूं, है ना। वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया और यहां एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स को एक एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। लाइन की तरह नहीं होते एनर्जी लेवल्स, लेकिन मैं एक एनर्जी ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे एनर्जी ले लिया। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी लेवल है, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी लेवल है, सेकेंड ऑर्बिट। उसके बाद में थोड़ा और नजदीक ले आओ थर्ड ऑर्बिट को, है ना। थर्ड ऑर्बिट को थोड़ा और नजदीक ले लीजिए, n = 3, ये थर्ड ऑर्बिट है। फिर फोर्थ ऑर्बिट को थोड़ा और नजदीक ले लीजिए, गैप कम करते जाइए। फोर्थ ऑर्बिट जो है उसको थोड़ा और नजदीक ले लीजिए। थर्ड ऑर्बिट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल पर है, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल पर है। फिर फिफ्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद में सिक्स्थ ऑर्बिट, थोड़ा और नजदीक ले लीजिए, डिफरेंस कम करते जाइएगा। फिर और नजदीक ले लीजिए सेवेंथ ऑर्बिट, और फिर उसके बाद में एक एट्थ ऑर्बिट और बनाओ तो नहीं बनाओ तो अब चलो ये इनफाइनाइट वाला एनर्जी लेवल बनाता हूं। ये इनफाइनाइट वाला जो एनर्जी लेवल है, इसके और सेवेंथ के बीच में सारे ऑर्बिट आ गए, 8th 9th 10th 11th 12th सारे आगे, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। जिनकी एनर्जी लेवल और उनको क्लोजर करते जाएंगे, सेवेंथ के बाद 8th वाला और नजदीक लाएंगे, 8th से 9th वाला और नजदीक लाएंगे, 8th और 9th के बीच का गैप और कम होगा, 9th और 10th के बीच का गैप और कम होगा, और इस तरह से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल आ गया। ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो बोर मॉडल के फॉर्मूला लगा करके एनर्जी वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो। अब हम मान रहे हैं कि हम एक गैस चैम्बर में बहुत सारे एच एटम लेके बैठ गए हैं, हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने पहले उन एटम्स को खूब एनर्जी दी, खूब एनर्जी दी, खूब एनर्जी दी, और वो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी रेडिएशंस को ले लेकर के अपने एक्साइटेड स्टेट्स में चले गए। किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड ऑर्बिट में चला गया, किसी में कोई अपने थर्ड ऑर्बिट में चला गया, किसी अलग एटम में, अलग अलग एटम के अंदर, है ना, बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, करोड़ों करोड़ एटम्स हैं, और कोई किसी का इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में गया हुआ है, किसी का थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है, किसी का फोर्थ में गया हुआ है, किसी का फिफ्थ में गया हुआ है, किसी का सिक्स्थ में, किसी का सेवेंथ में, किसी का एट्थ में, किसी का नाइन्थ में, किसी का 15th ऑर्बिट में चला गया, किसी एटम का एच एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी 20th ऑर्बिट में चला गया, किसी का अपनी ही 25th ऑर्बिट में चला गया, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो अपने ऐसे अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दोज एटम्स अपनी अपनी एक्साइटेड स्टेट में गए हुए हैं, और वापस हम उन हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस चैम्बर को ठंडा कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट्स में आने दे रहे हैं, और वो रेडिएशंस एमिट करते हुए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, और हमें एमिशन स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। तो साइंटिस्ट ने पाया कि हाइड्रोजन एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रम है, उनके अंदर कौन कौन सी रेडिएशंस हमें मिलेगी, उनको हम क्या नाम देंगे, सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज मिलती है। उनको अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने देखा है एच एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा को लेते हुए या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को लेते हुए। पहले एमिशन स्पेक्ट्रा के रूप में याद करेंगे, वैसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में भी सेम उसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, और अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग नाम दिया। जब एच एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ गैस चैम्बर में पड़े हैं,
इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एक्साइटेड स्टेट में गए हुए हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में गए इलेक्ट्रॉन्स कूलिंग के दौरान रेडिएशन एमिट करते हुए जब वापस अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे सेवेंथ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, और चाहे इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो मिलने वाली एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, क्योंकि इसको लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। लाइमन सीरीज कहिए, जब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिट करे इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एमिशन स्पेक्ट्रा, तो जो एमिटेड होने वाली ब्राइट लाइंस की सीरीज मिलती है उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में भी समझा सकते थे कि जब हम एच एटम, सारे के सारे जो गैस चैम्बर के एच एटम्स है वो अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट में है, यानी उनके इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, तो वो ग्राउंड, अब हम उनको रेडिएशन दे रहे हैं, तो रेडिएशन ले लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया जा रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाते हुए स्पेक्ट्रा लिया जा रहा है, जहां पर डार्क लाइंस मिलेगी स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में और ब्राइट पार्ट जो है वो बैकग्राउंड को शो करेगा, तो उसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो फर्स्ट से हायर ऑर्बिट जाता है, फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से थर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में फर्स्ट से थर्ड में जाता है, या फर्स्ट से फोर्थ में, या फर्स्ट से फिफ्थ में, या फर्स्ट से सिक्स्थ में, या फर्स्ट से सेवेंथ में, या फर्स्ट से इनफाइनाइट में जाता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिलने वाली डार्क लाइंस की सीरीज को लाइमन सीरीज बोलेंगे। भाई जो एमिशन स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइंस के रूप में मिलेगी वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस के रूप में मिलेगी, कह रहे वो सीरीज तो वही कहलाएगी। भाई 2 से 1 में आए, 2 से 1 में आए एमिशन स्पेक्ट्रा में, एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा होगा, तो उस समय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशन एमिट हो रही होगी, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइन के रूप में मिल जाएगी। और अगर हम तो एमिशन करवा ही नहीं रहे, हम कूल डाउन कर नहीं रहे, हम तो उल्टा हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि उसको खुद को ग्राउंड स्टेट में बैठे इलेक्ट्रॉन्स को हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो वो 1 से 2 में जाते वक्त उसी 10.2 को वापस एब्जॉर्ब करेगा, तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सेम लाइन एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइन के रूप में मिलेगी, एब्जॉर्ब होती हुई रेडिएशंस के रूप में मिलेगी, तो उसको भी तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन ही बोलेंगे। जो एमिट हो रही है वही तो एब्जॉर्ब होगी, तो नाम अलग थोड़ी दे देंगे। बस वो जब एमिशन स्पेक्ट्रा के रूप में मिलती है तो ब्राइट लाइंस के रूप में मिलती है एमिट होती हुई, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो डार्क लाइन के रूप में मिलती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हुई। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिट करे तो एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलने वाली ब्राइट लाइंस की सीरीज को, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते समय जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे तो एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस की डार्क लाइन रूपी सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, पहले एमिशन स्पेक्ट्रा के रूप में याद कर लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में उसका उल्टा डेफिनेशन बोल देना। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से एमिशन स्पेक्ट्रा में थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, फोर्थ से सेकेंड ऑर्बिट, फिफ्थ से सेकेंड ऑर्बिट, सिक्स्थ से सेकेंड ऑर्बिट, सेवेंथ से सेकेंड ऑर्बिट, या इनफाइनाइट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट करते हैं, तो मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज। और या हम इसी को यूं बोल सकते हैं कि जब सेकेंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जब इलेक्ट्रॉन एच एटम के अंदर सेकेंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो मिलने वाली डार्क लाइंस की सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। क्या ये बामर सीरीज। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, फोर्थ से थर्ड में, फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स से थर्ड में, सेवेंथ से थर्ड में, या इनफाइनाइट से थर्ड में, तो एमिट होने वाली रेडिएशंस की ब्राइट लाइन रूपी सीरीज को, या जब थर्ड से हायर में इलेक्ट्रॉन जाए तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा डार्क लाइंस के रूप में, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उन डार्क लाइंस की सीरीज को बोलेंगे लाइमन बामर पाश्चन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन
हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे तो मिलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज है उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। जब H एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 6th से 5th में 5th ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, 7th से 5th ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, इनफाइनाइट से 5th ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे तो एमिट होने वाली रेडिएशंस की स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को बोलेंगे फंड सीरीज। और अगर 4th से हायर में जाए तो एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस की डार्क लाइन रूपी स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। इसी तरह से जब हायर ऑर्बिट में जाए तो 5th से हायर में जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को फंड सीरीज बोल देंगे वही। जब हायर से 6th में आए, 7 से 6 में आए, 8 से 6 में आए, 9 से 6 में आए, इनफाइनाइट से 6 में आए तो मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज को बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज है ना। या 6 से हायर में जाए, 6 से 7 में जाए, 6 से 8 में जाए, 6 से 9 में जाए, 6 से 10 में जाए, 6 से इनफाइनाइट में जाए तो एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस की स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को बोलेंगे हम्फ्री सीरीज। कह तो इस तरह से ये हम्फ्री सीरीज तक की मेनली सीरीज मिलती है। उसके बाद फिर आगे आप बोलोगे सर आगे अगर हायर से 7th में आए तो जब 8 से 7 में आए, 9 से 7 में आए, 10 से 7 में आए, 11 से 7 में आए, इनफाइनाइट से 7 में आए या फिर 9 से 8 में आए, 10 से 8 में आए तो उस समय फिर जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 6 ऑर्बिट के बाद वाले जो ऑर्बिट्स हैं वो इतने क्लोजर हो जाते हैं कि लगातार फिर लाइंस मिलनी चालू हो जाती है और हम्फ्री सीरीज के बाद में प्रैक्टिकली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चालू हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था किसी एटम का लाइन स्पेक्ट्रा भी परफेक्टली लाइन स्पेक्ट्रा नहीं होता। एक पर्टिकुलर कुछ सीरीज मिलती है, यहाँ अलग अलग लाइंस मिलती है क्योंकि देखिए ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस उससे अलग है, ये डिफरेंस उससे अलग है। तो जहां डिफरेंस ज्यादा होगा तो लाइंस दूर दूर मिलेगी तो एकदम लाइंस के रूप में नजर आएगी। अब डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना ही चालू हो जाता है। और एक विशेष बात ध्यान रखना कि हर सीरीज के अंदर भी जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जैसा मिलना चालू हो जाता है। भाई हर सीरीज में 1 2 3 शुरुआत में कुछ लाइंस तो अलग अलग मिलती हैं स्पेक्ट्रा के अंदर क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होता है। इसकी जो ये जो लाइन है इसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि डिफरेंस है 3.4 और 13.6। यहाँ डिफरेंस है 1.51 और 13.6 तो यहाँ डिफरेंस है 12.09। तो 10.2 से 12.09 अलग रेडिएशन है तो इसका डिफरेंस है 12.75, 0.85 और 13.6 तो ये डिफरेंस 12.75 का है। ये डिफरेंस जो है वो 13.06 का है। तो डिफरेंस कम होता जा रहा है। एक रेडिएशन मिली 10.2, एक मिली जो है वो 12. ये वाला रेडिएशन 10.2 लाइमन सीरीज की मैं बोल रहा हूँ। ये वाली लाइन जो है लाइमन सीरीज की वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली होगी। ये वाली जो लाइन है लाइमन सीरीज की ये वाली लाइन इसमें 1.51 और 13.6 में डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो। 13.6 माइनस 1.51 13.09 का डिफरेंस हो जाएगा। ये जो रेडिएशन मिलेगी ये वाली, ये कितनी एनर्जी वाली मिलेगी, ये जो रेडिएशन मिलेगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। ये जो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, है ना। ये जो लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन जो 5th से, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये 5th लाइन, ये 6th लाइन, यहाँ 7th लाइन, 8th लाइन और ये लास्ट लाइन, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये जो थर्ड लाइन है लाइमन सीरीज की जो फोर्थ लाइन है जो कब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आएगा, 5 से 4 में आएगा तो फोर्थ लाइन मिलेगी। ये वाली 5 से 4 में आएगा तो जो फोर्थ लाइन मिलेगी उसका डिफरेंस कितना होगा 13.6 माइनस 13.6 और माइनस 0.54 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जो देखिए 10.2 से 13.09 जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी दूर होगी। 10.2 से 13.909 काफी दूर होगी। 13.09 से 12.75 जो है 10.2 से ये 3 हो गया, ये गलत कर दिया अपन ने। 10.2 डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना हो गया 12.09।
12.09, 10.2 12.09, 12.75 13.06, है ना, ये डिफरेंस होता है। तो इससे ये अलग है काफी, लेकिन ये इसके थोड़ी नजदीक होगी, ये थोड़ी और नजदीक होगी, क्योंकि ये डिफरेंस देखिए इन दोनों की ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें और इसमें कितना का है, इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 के आसपास का डिफरेंस है। यहां जो है वो 0.66 का ही डिफरेंस है, यहां जो है वो 0.31 का ही डिफरेंस है। तो डिफरेंस, तो ये एनर्जी रेडिएशन पास हो जाएगी। अगर स्पेक्ट्रम के अंदर ये इसकी एनर्जी देखो सबसे कम है, ये अगर यहां मिलेगी 10.2 तो 12.09 यहां मिलेगी, 12.75 उसके पास मिलेगी, तो 13.06 उसके और पास मिलेगी, है ना भाई। ये अगर ये मान लीजिए कॉस्मिक रेज है, ये यहाँ जो है ये कॉस्मिक रेज है। अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ बनाऊं तो ये मान लीजिए कॉस्मिक रेज और ये रेडियो वेव्स, तो जो इधर वाली जो उनकी एनर्जी कम होती है, इन वाली की एनर्जी ज्यादा होती है। तो 10.2 वाली यहाँ मिलेगी, मान लीजिए ये 10.2 वाली है, तो 12.09 वाली उससे ज्यादा एनर्जी वाली वो यहाँ मिलेगी, 12.75 उससे थोड़ी पास में मिलेगी, 13.06 और थोड़ी पास में मिलेगी, है ना। इस तरह से मिलती जाएगी ज्यादा एनर्जी रेडिएशन की तरफ। और जो लास्ट लाइन मिलेगी, ये लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये कितनी डिफरेंस वाली मिलेगी, 0 और -13.6 के बीच में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यहां मिलेगी। उससे भी ज्यादा एनर्जी वाली, अगर मान लो 13.6 से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, 13.7 दे रहे हैं, तो 13.6 में तो इनफाइनाइट में चला जाएगा और 0.1 अपने पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में रख लेगा। तो फिर आगे फिर लास्ट लाइन 13.6, 13.7, 13.8 वाली ये लाइनें मिलनी चालू हो जाएंगी और कंटिन्यू स्पेक्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहां पर फिर इसके आसपास लास्ट लाइन के आसपास का स्पेक्ट्रा कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, हर सीरीज की लास्ट लाइन के आसपास का स्पेक्ट्रा कंटिन्यू स्पेक्ट्रा हो जाता है और हम्फ्री सीरीज के बाद ऑलमोस्ट कंटिन्यू स्पेक्ट्रा मिलना चालू हो जाता है। तो इस तरह से एक बात और जो आपने ध्यान दी, इसको हटा देता हूं एक बार, मैं इतनी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिर ध्यान से देखिएगा, लाइमन सीरीज कब मिलता है, बामर सीरीज कब मिलता है, जब हायर से फर्स्ट में या फर्स्ट से हायर में ट्रांजिशन करें तो मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसमें अगर 2 से 1 में जाए, 2 से 1 में तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, 3 से 1 में या 1 से 3 में तो लाइमन सीरीज का सेकंड लाइन, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1 में तो लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन, लाइमन सीरीज का फोर्थ लाइन, लाइमन सीरीज का फिफ्थ लाइन, लाइमन सीरीज का सिक्स्थ लाइन, लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन। इसी तरह से ये लाइमन सीरीज की लिमिट हो गई। इसकी लोवेस्ट एनर्जी है एच एटम में, इसकी लोवेस्ट फर्स्ट लाइन की एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लास्ट लाइन की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कहलाएगा लाइमन सीरीज का एनर्जी रेंज। रेडिएशन लाइमन सीरीज की जितनी लाइन है उनका एनर्जी रेंज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली फर्स्ट लाइन और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लास्ट लाइन। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन जब 3 से 2 में आए तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आए तो सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन और ये लास्ट लाइन। पास्टन सीरीज में जब 4 से 3 में आए तो फर्स्ट लाइन, 5 से 3 में आए तो सेकेंड लाइन, 6 से 3 में आए तो थर्ड लाइन, इनफाइनाइट से 3 में आए तो लास्ट लाइन। ब्रैकेट में 5 से 4 में आए तो फर्स्ट लाइन, एमिशन स्पेक्ट्रा में 4 से 5 में जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में फर्स्ट लाइन कहलाएगी, फर्स्ट लाइन ही। यहां से यहां जाए तो एमिशन स्पेक्ट्रा और यहां से यहां जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कह रही है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये लास्ट लाइन है ना। इसके बीच में आप बोलोगे सर 8 से 4 में आए तो, जो मैंने यहां शो नहीं किया है, 8 से 4 में आए तो फोर्थ लाइन, 9 से 4 में आए तो फिफ्थ लाइन, 10 से 4 में आए तो सिक्स्थ लाइन, फिर ये लास्ट लाइन होगी। इसी तरह से यहां पर ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये लास्ट लाइन। हम्फ्री में हमने केवल एक फर्स्ट लाइन दिखला दी और एक लास्ट लाइन दिखला दी। हम्फ्री में बहुत सारी लाइन मिलती है। 7 से 6 में आए तो फर्स्ट लाइन, 8 से 6 में आए तो सेकंड लाइन, 9 से 6 में आए तो थर्ड लाइन, 10 से 6 में आए तो फोर्थ लाइन, इनफाइनाइट से 6 में आए तो लास्ट लाइन। समझ में आई बात अच्छी तरह से। ये होता है हम्फ्री सीरीज। एच एटम के अंदर ये लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। एच एटम का लाइन स्पेक्ट्रा हो गया। इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, एच एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को।
सीरीज का नाम याद रखना और सीरीज में कौन सी, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे जाकर के, और इनका वेव नंबर और पहचानना, और बोहर मॉडल की जो लास्ट अंतिम बातें हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।